हेलो माय ऑल फ्रेंड्स, मैं प्रयाग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर पर। आज हमारी राजनीति विज्ञान की ये नवी क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे राज्य की प्रकृति के सिद्धांतों के बारे में, थेरीज ऑफ द नेचर ऑफ स्टेट। इसके पहले हम लोगों ने कल भी थेरीज पढ़ी थी, लेकिन वो राज्य के उत्पत्ति की थेरीज थी, सिद्धांत थे। लेकिन आज राज्य की प्रकृति के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ी इन्फॉर्मेशन कोई पाना चाहते हैं, अपने सेमेस्टर एग्जाम से या सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और भी यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन क्लास की अगर आप मिलती है तो आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं यहाँ पर कुछ थेरीज दी हुई हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर पहली थेरी है विधिशास्त्रीय सिद्धांत, यानी कि द ज्यूडिकल थेरी। फिर है ऑर्गेनिक थेरी यानी सावयव सिद्धांत। फिर है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, इसको हम प्रीवियस वीडियो में भी इसका अध्ययन कर चुके थे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी। और चौथी है आदर्शात्मक सिद्धांत, जिसको कि कहते हैं आइडियलिस्टिक थेरी। और पांचवी है वर्ग सिद्धांत, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्लास थेरी। ये आपका जो इधर दिया हुआ है, ये इसी आदर्शात्मक सिद्धांत यानी आइडियलिस्टिक थ्योरी का थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से बताया गया है, क्योंकि इसको हमने डिवाइड करके बताया है, क्योंकि इसके दो रूप होते हैं। तो इस पर हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन पहले हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सिद्धांत से। जो पहली थेरी है वो है विधि शास्त्रीय सिद्धांत। हमने पिछली क्लास में भी आप लोगों को ये बताया था कि कोई भी विषय हो, जब आप पढ़ते हैं या कोई उसमें वाक्य आपको एक नज़र आता है, तो हर वाक्य कई शब्दों से मिलकर बना होता है, उसका अपना अर्थ होता है। कभी कभी वो शब्द का अर्थ ही पूरे वाक्य के अर्थ को निचोड़ कर रख देता है। वही इन सिद्धांतों में लगभग देखने में आ रहा है, विधि शास्त्रीय सिद्धांत। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि कुछ कानूनी प्रक्रिया के तौर पर अगर देखा जाए, कानूनी दृष्टिकोण से देखा जाए, तो यहाँ पर बात कही जा रही है। हमारी क्लास का उद्देश्य यही होता है कि चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग, आपकी चीज़ों के प्रति अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाए। फैक्ट्स क्या हैं इन पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि समझना है, और समझ लेंगे तो नोट्स पीडीएफ वगैरह आपको मिल ही जाएंगे। विधि शास्त्रीय सिद्धांत, इससे बात ही निकल कर आ रही है कि कुछ कानूनी दृष्टिकोण हो सकता है, कोई भी मतलब कोई रूल बन सकता है, कोई लॉ हो सकता है, कोई नियम कायदा कानून एक प्रकार सा। तो इस सिद्धांत का मतलब है, इसका नाम विधि शास्त्री, एक ऐसा जहां पर कानून का अध्ययन किया जा रहा हो। ठीक है, एक ऐसी थ्योरी या एक ऐसा सिद्धांत जहां पर कानून का अध्ययन किया जाए। तो राज्य की प्रकृति के संबंध में हम ये अध्ययन कर रहे हैं, राज्य की उत्पत्ति नहीं है। ये सिद्धांत हैं जो राज्य की प्रकृति की ओर इंडिकेट करेंगे कि इस सिद्धांत, मतलब राज्य की प्रकृति में ये सिद्धांत आता है, राज्य की प्रकृति ही इस सिद्धांत के लिए है। तो राज्य की प्रकृति का जो एक दृष्टिकोण है वो क्या निकल कर आ रहा है कि वो कानूनी है। इसका मतलब हुआ कि राज्य के जो विधिशास्त्रीय सिद्धांत है राज्य की प्रकृति का, ये बताता है कि जो राज्य की प्रकृति है वो कानूनों पर आधारित है। राज्य कानूनों का निर्माण करता है, और इतना ही नहीं, राज्य कानूनों का निर्माण तो करता है, वो कानून नागरिकों पर लागू होते हैं, और वही कानून राज्य पर स्वतः फिर से लागू होते हैं। एक प्रकार से राज्य ही जिन कानूनों का निर्माण करता है, और राज्य उन्हीं कानूनों से स्वतः भी नियंत्रित होता है। ठीक है, इस चीज को नहीं भूलना है। तो कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो राज्य के छत्र छाया में ही होती है, राज्य के माध्यम से ही होती है, ये आपको समझना है। तो राज्य की प्रकृति क्या है? कानूनी है, पूरी कानूनी है। कानून को बनाना और सब कुछ जितना भी सिस्टम होता है आपका, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे यहाँ पे सोशलिस्ट सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम चलता है, वो आपका पूरा सब लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, कानून के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, जुडिशरी के अकॉर्डिंग चलता है। तो यही जो विधि शास्त्री है, कहते नहीं कि आप किसी चीज़ से रेगुलेट होते हो तो कौन है? वो लॉ है। अगर आप कानून को नहीं मानोगे, कानून का पालन नहीं करोगे, स्वाभाविक है कि आपको दंडित किया जाएगा। कानून कौन बनाता है? राज्य बनाता है। तो राज्य की प्रकृति क्या है? राज्य की प्रकृति एक प्रकार से चारों तरफ कानून घूमता है। ठीक है, या राज्य के चारों तरफ कानून जो घूम रहा है, राज्य ही कानून का निर्माण करता है, और राज्य ही कानून से नियंत्रित भी होता है। क्योंकि अब राज्य ने तो मान लो कानून बना दिया, ठीक है, कि लोगों के अधिकार हैं, लोगों का पालन। अगर राज्य ही उन अधिकारों, राज्य के भी कुछ अधिकार होंगे लोगों के प्रति, ठीक है, या नीति निर्देशक सिद्धांत ले लो। हालांकि उनका कोई किसी कोर्ट में जाकर के कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी अगर एक नैतिकता के तौर पे भी देखा जाए तो कुछ नियम होंगे ना, कि एक सीमा होगी कि अगर राज्य को आप देखते हो, कोई भी हो, कहीं पर संसद में कोई बहस चल रही होती है तो प्रश्नकाल होता है, आपसे जवाब मांगा जाता है। जवाब क्यों मांगा जाता है? क्योंकि राज्य के अंतर्गत आप राज्य के जो सिद्धांत है, कानून आपके भी खिलाफ ना जाए, आप भी नियंत्रित रहो। ठीक है, नागरिक तो नियंत्रित रहेंगे कानूनों के माध्यम से। अब मान लिया निरंकुश राजतंत्र चला, तो जब पूरी तरीके से चीज़ें निरंकुश हो जाएंगी
तो किसी का कोई कानून ही नहीं रह जाएगा, एक प्रकार से सब कुछ अपनी मनमानी चल रही। तो ऐसा नहीं है, एक लोकतांत्रिक देश में कानूनों का होना बहुत जरूरी है। कानून का निर्माण एक लोकतांत्रिक देश के माध्यम से राज्य करता है और राज्य कानूनों का निर्माण करता है, लेकिन स्वतः भी खुद नियंत्रित होता है। तो पूरा जो मेथड है विधिशास्त्री का, मतलब प्रकृति क्या है, निष्कर्ष यह है कि प्रकृति क्या है राज्य की प्रकृति है कानून का निर्माण करना। ठीक है, तो ये जो पूरा कानून है, एक जो ज्यूडिकल थ्योरी है, ये इसी का राज्य के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, कानून जो बनता है नागरिकों के लिए बनता है, लेकिन स्वतः ही उस कानूनों का निर्माण भी राज्य करता है, और राज्य जिस कानूनों का निर्माण करता है वो कानूनों के माध्यम से ही राज्य कानूनों का निर्माण करता है। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। ठीक है, सब कुछ कानून के अंतर्गत यहाँ पर होता है। भावनाओं को इसकी समझने का प्रयास कीजिए, जो सिद्धांत कहता है कहना क्या चाहता है। ठीक है, और फिर अगला है सावयव सिद्धांत, जिसको कि हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक थ्योरी। इसको बहुत ही, ये थ्योरी ऐसी है कि बहुत ही प्रैक्टिकली इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, और अगर हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको देखें तो वाकई में हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, सोचने पर मजबूर भी हो सकते हैं कि ये है क्या, सावयव जो ऑर्गेनिक थ्योरी है कहना क्या चाहती। इतने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो हम लोग आपको इन क्लासेस में देते हैं वो इस बुक में दिए हुए हैं। थ्योरी ही, जो थ्योरी के एग्जाम्पल्स ही इतने प्रैक्टिकल हैं। ठीक है, क्या कहना चाहती है थ्योरी, जो ऑर्गेनिक थ्योरी ये कहती है कि राज्य और मनुष्य का शरीर एक प्रकार का है, या व्यक्ति और राज्य एक ही है। एक कैसे है, यहाँ पर तुलना राज्य की जो है वो मनुष्य के शरीर से की गई है। समझने का प्रयास करिएगा कि जैसे हमारा शरीर कई अंगों से मिलकर बनता है, हमारे शरीर में कई अंग, ये हाथ हैं, ये पैर हैं, और ये जबान है, ये मुंह है, ये आँखें हैं, कान है। तो हमारा शरीर परिपूर्ण कब बनता है, हमारा शरीर परिपूर्ण है जब ये सारे अंग मिलकर बनते हैं। अभी मान लीजिए कि आपके शरीर से ये दायां हाथ काट के अलग कर दिया जाए, तो क्या इस हाथ का महत्व है, रहेगा तब। इस हाथ का महत्व अभी है, लेकिन जब ये आपके शरीर से कट कर अलग कर दिया जाएगा अंग हाथ आपका, तो इस हाथ का महत्व नहीं रहेगा। ठीक है, इसका कहीं उपयोग ही नहीं हो सकता है। यही सिद्धांत कहता है राज्य के बारे में कि जो मनुष्य का शरीर होता है वो राज्य की तरह होता है। और आप कहेंगे कि जैसे अंगों से मिलकर के शरीर का निर्माण होता है, वैसे ही व्यक्तियों से मिलकर के राज्य का निर्माण होता है। लेकिन इसकी बाद में काफ़ी आलोचनाएं भी की गई, हमारा आलोचनाओं पर इतना ध्यान नहीं है। टॉपिक क्या कहना चाहता है इस पर है। तो उसी प्रकार से व्यक्तियों से मिलकर के राज्य का निर्माण होता है, जिस प्रकार अंगों से मिलकर के यहाँ पर शरीर का निर्माण होता है। और कई व्यक्ति जब मिलकर के एक राज्य का निर्माण करते हैं तो स्वभाव क्या है कि वो एक मानवीय प्रकृति के आधार पर ही है। ठीक है, और इसी आधार पे फिर प्लेटो भी कहते हैं, अरस्तु भी इस बात का यहाँ पर प्रतिपादन करते हैं। प्लेटो ने विशेषकर इस बात को कहा है कि मनुष्य का जो शरीर है और मनुष्य की जो प्रकृति है और मनुष्य का जो स्वभाव है, हम देखते हैं कि जितना भी चाहे वो उसका एपिटेटिव पार्ट हो या फिर उसका रीजनिंग पार्ट हो, कोई भी पार्ट हो, वो सारा एक विस्तृत रूप में जब हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है राज्य में। ठीक है, एक प्रकार से, क्योंकि मनुष्य एक प्राकृतिक है, मनुष्य एक प्राकृतिक प्राणी है और राज्य को भी इन्होंने एक प्राकृतिक संस्था कहा है इसी आधार पर। तो ये समझने का फिलहाल मोटा मोटा प्रयास करना है। इनका कहने का मतलब है कि राज्य का जो स्वरूप है वो मनुष्य के शरीर से तुलनात्मक रूप से संबंधित होता है। अगर तुलना की जाए, जैसे अंगों से मिलकर के शरीर का निर्माण होता है और उसी प्रकार से व्यक्तियों से मिलकर के राज्य का निर्माण होता है। मान लीजिए कि आपका दाहिना हाथ है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप दाहिने हाथ से लिखने का प्रयास करते हो या आप लिखते हो तो दाहिने हाथ से ही लिखते हो, और इसी को लिख करके आपने IAS एग्जाम क्रैक कर लिया। तो इस एक अंग का इतना महत्व रहा आपकी लाइफ में, और या फिर कह लीजिए दिमाग लगा करके आपने पढ़ाई की या फिर और आप सफल हो गए अपनी लाइफ में, तो आपका नाम हुआ कि जैसे मान लीजिए आप हो, कोई हो, नाम है आपका शुभम है, तो शुभम का नाम हो गया। ठीक है, लेकिन उसी प्रकार से अगर हम राज्य में देखेंगे, राज्य में अगर व्यक्ति, मान लीजिए हम लोग ओलंपिक में देखते हैं, ओलंपिक में कई जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं वो देश का नाम रोशन करके आते हैं, तो वो भी तो व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने अंदर जो एक नीति बोध था उसको विकसित किया, उसके आधार पे राज्य का नाम रोशन किया। तो आप समझ सकते हो, उसी प्रकार ये अंग से मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण होता है और विस्तृत आधार पर देखें तो व्यक्तियों से मिलकर के हमारा राज्य बनता है। तो ये यहाँ पर सावयव ऑर्गेनिक थ्योरी कहना चाहती है। ठीक है, जब आप आगे पढ़ोगे प्लेटो के संदर्भ में, प्लेटो के नया सिद्धांत और ये कैसे उन्होंने कंपेयर किया है मनुष्य को एक राज्य के संदर्भ में,
बहुत अच्छा सा आगे आपको समझ में आएगा। थर्ड सेमेस्टर में आप लोग यहाँ पढ़ने वाले हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इस पर कुछ खास कहना नहीं है क्योंकि कल हमने इसको समझा दिया था, जो कि आपका है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इसमें क्या था, हमने बताया था कि पहले एक प्रकृति काल को माना था कि प्रकृति काल में मनुष्य एकदम उदारवादी था, लोगों का सम्मान करता था, लेकिन उसको नॉलेज नहीं था किसी भी चीज़ों का। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी बाद में जिनसे कि समझौता करना पड़ा और समझौता कर करके एक राज्य का निर्माण करना पड़ा, ऐसी बात कही गई थी। दरअसल ये सिद्धांत उत्पत्ति के सिद्धांत पर भी लागू होता है राज्य के, लेकिन यही सिद्धांत राज्य की प्रकृति के सिद्धांत पर भी लागू होता है। क्योंकि कैसे, तो देखिए राज्य की उत्पत्ति तो बता दी इसने कि राज्य की उत्पत्ति समझौते के आधार पर हुई है, लेकिन यही समझौता इसकी प्रकृति को निर्धारित करने में एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व, एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रकट करता है। कैसे, क्योंकि जो समझौता है, समझौता किसी उद्देश्य को लेकर ही किया गया होगा ना। कुछ परेशानियां आई होंगी कि हमारा उद्देश्य है कि आप समझौता कर लो तब ये चीज़ नहीं होगी जो हो रही है। कुछ परिस्थितियां ऐसी असामान्य हो गई होंगी, उन असामान्य परिस्थितियों को सामान्य करने के उद्देश्य से समझौता किया गया होगा। और जो उद्देश्य होगा हम परिस्थितियों को सामान्य करना, यही उद्देश्य तो राज्य की प्रकृति कहलाएगी कि राज्य की प्रकृति है उन असामान्य उद्देश्यों को समाप्त करना जिनसे कि एक परिवर्तन आया है राज्य में, एक समाज में, और फिर उनसे समझौता करके राज्य का निर्माण करना। तो यही जो प्रकृति है, ये सामाजिक समझौते के सिद्धांत के हिसाब से ये राज्य की प्रकृति दिखाती है, ठीक है। इसको हम कल डिस्कस कर चुके थे, इसका डिटेल में नहीं करना है, बस यही समझाना है कि इसको हम प्रकृति के संदर्भ में भी देख सकते हैं। अगला है हमारा आदर्शात्मक विज्ञान, यहाँ पर सिद्धांत। आखिर ये कौन सा सिद्धांत है, इसकी हमने व्याख्या यहाँ पर की है, इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आदर्शात्मक सिद्धांत दो प्रकार का होता है, एक होता है मध्यम वर्गीय सिद्धांत और दूसरा होता है उग्रवादी। ये जो मध्यम वर्गीय है ये क्या है, इसके जो प्रतिपादक हैं आपके ये हिलग्रीन, ठीक है, और उग्रवादी सिद्धांत के हैं पहले कॉन्ट थे, इसके प्रतिपादक तो कॉन्ट थे, लेकिन इसको प्रबल रूप जो प्रदान किया है वो हीगल ने प्रदान किया है, ठीक है। तो पहले हम मध्यम वर्गीय का देखते हैं, फिर हम उग्रवादी के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, मध्यम वर्गीय जो था वो दो विचारधाराओं से मिलकर बना था, और ये दो विचारधाराएं किसने ऐड की थी, वो की थी हिलग्रीन। नाम याद रखिएगा मध्यम वर्गीय का, हिलग्रीन। और मध्यम वर्गीय ने उस समय ब्रिटेन में आपकी उदारवादी विचारधारा थी, ठीक है, उस उदारवादी विचारधारा को लिया, और प्लस ये जो हीगल थे जिन्होंने उग्रवाद का समर्थन किया, उसके आधार पे उग्रवाद को ले लिया, ठीक है। तो इस आधार पर क्या हुआ, इन दोनों विचारधाराओं को, यानी कि ब्रिटेन की जो समाजवादी विचारधारा थी और प्लस हीगल की जो उग्रवादी विचारधारा थी, यानी कि उग्रवादी आदर्श था और ब्रिटेन का उदारवादी आदर्श था, उसको मिला करके इन्होंने एक मध्यम वर्गीय आदर्शात्मक सिद्धांत का यहाँ पे निरूपण किया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसके कुछ मतलब ये जो मध्यम वर्गीय सिद्धांत है ये किन बातों का समर्थन करता था, इस पर हम ध्यान देते हैं। ये किस आधार पे कहता था कि राज्य की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। इसके कुछ सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों के आधार पे कहता था कि राज्य की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए। तो पहला था इसका कि ये कहता था राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। नैसर्गिक मतलब राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, और ऐसा प्लेटो ने भी कहा है, ऐसा अरस्तु ने भी कहा है, ऐसा आगे आने वाले विद्वानों ने भी कहा है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था क्यों है, क्योंकि मनुष्य एक प्राकृतिक प्राणी है, हमें ईश्वर ने बनाया है। मनुष्य एक प्राकृतिक प्राणी है और मनुष्य स्वभाव से ही प्राकृतिक होता है। और प्लेटो का तो मानना था, जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे पढ़ोगे, कि जब मनुष्य प्राकृतिक प्राणी होता है तो वह अपने स्वभाव एक विस्तृत आधार पर राज्य में प्रकट करता है, या फिर उसके जो स्वभाव होता है, उसकी जो प्रकृति होती है और वो जैसा भी व्यवहार करता है, उसके जो व्यवहार हैं वो विस्तृत आधार पे हमें राज्य पर दिखाई देते हैं, ठीक है। उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमें स्टेट पे दिखाई देता है, यही कहा था। अभी हम आपको बताएंगे कि जैसे एक एग्जांपल ले लें कि जो हमारे शरीर की बुद्धि होती है, बुद्धि के माध्यम से ही हमारा पूरा शरीर नियंत्रित होता है। जो भी हम कुछ काम करते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें बुद्धि के छत्र छाया में ही नियंत्रित होती हैं। उसी प्रकार बुद्धि का एक विस्तृत स्वरूप हमें दिखता है
एक राजा के रूप में, एक आदर्शात्मक राजा के रूप में, क्योंकि राजा ही राज्य को नियंत्रित करता है। समझ में आई होगी बात कि जैसे मान लीजिए कैसे हम कह रहे हैं कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था, मनुष्य एक प्राकृतिक प्राणी है और मनुष्य प्राकृतिक प्राणी होने के नाते मनुष्य जो है वो मनुष्य पर नियंत्रण कौन रखता है? बुद्धि रखती है। अब ये हाथ हमने ऐसे घुमाया क्योंकि हमारे माइंड ने कहा कि ऐसे हाथ घूमो, ठीक है, ऐसे हमने किया, इसका मतलब हमारे माइंड ने कहा कि हाथ ऐसे, क्योंकि माइंड ही इन चीज़ों के लिए इंडिकेट करता है कि आपको ऐसा करना है, ठीक है। तो माइंड जो है वो पूरा कंट्रोल कर रहा है हमारे शरीर को, जैसा माइंड बोलेगा, जैसा दिमाग कहेगा वैसा करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसी का विस्तृत रूप हमें राजा के रूप में देखने को आता है। एक ऐसा राजा जो राज्य को नियंत्रित करता है, जैसे हमारा माइंड पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, जैसा हम चाहे घुमा दें, हम बोल रहे हैं, हमारे मुंह से जो सब निकल रहे हैं, माइंड ही तो काम कर रहा है ना, माइंड इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। उसी प्रकार से राजा भी होता है, राजा राज्य को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसी आधार पर इन्होंने कहा कि राज्य प्राकृतिक संस्था, और स्वाभाविक जब मनुष्य के रूप में उन्होंने तुलना की है, एक प्रकार से दोनों को एक दूसरे से संबद्ध करते हुए देखा है कि दोनों एक दूसरे से संबद्ध हैं या संबंधित हैं, तो स्वाभाविक है कि मनुष्य के प्राकृतिक होने पर राज्य भी एक प्राकृतिक संस्था होगी। तो इसी आधार पर इन्होंने कहा है कि मनुष्य जो राज्य है और वो एक प्राकृतिक संस्था के रूप में काम करती है। राज्य की प्रकृति ही प्राकृतिक है, राज्य की प्रकृति ही जो वो राज्य के जो व्यवहार जो प्रकृति है, राज्य संस्था ही प्राकृतिक है, ठीक है। इसके बाद है कि नैतिक संस्था है। अब नैतिक संस्था क्या हुई? प्राकृतिक तो थी, नैतिक कैसे हुई? क्योंकि बिना राज्य के माध्यम से एक मनुष्य जो है वो नैतिक हो ही नहीं सकता है। मनुष्य कभी भी नैतिक बिना राज्य के नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर एक राज्य में व्यक्ति का विकास होता है, व्यक्ति एक सुगठित इकाई के रूप में रहता है, या व्यक्ति का जो बहुत ही नैतिक बहुत अच्छे आचरण करता है, व्यवहार करता है, वो सब राज्य के माध्यम से ही संभव है। बिना राज्य के व्यक्ति, कहते हैं अरस्तु ने कहा भी है ये चीज कि बिना राज्य के या तो आप जंगली जानवर हो या तो आप देवता हो, ठीक है। उसी आधार पर अगर मनुष्य राज्य में रहता है, अगर नहीं रहना पसंद करता है, तो या तो वह जंगली जानवर है या तो वो देवता है, वो स्वाभाविक है, ठीक है। कि मान लो कोई असंभव कार्य हो, तो अगर वो असंभव कार्य अगर आप कर देते हो, तो इसका मतलब है कि या तो तुम उसके लिए एकदम पागल थे, दीवाने ही थे कि उसको कर डाला, या तो आप भगवान हो कि भगवान ही उस असंभव कार्य को कर सकते हैं। उसी प्रकार से इन्होंने कहा था, ठीक है। तो नैतिक संस्था मतलब बिना राज्य के मनुष्य का नैतिक विकास नहीं हो सकता है, इसी वजह से इसको नैतिक संस्था कहा गया है, ठीक है। और जब मनुष्य का विकास होगा तो स्वाभाविक है कि राज्य का विकास होगा, और स्वाभाविक है कि राज्य का निर्माण नहीं हुआ है, राज्य के विकास का क्रम है। विकास जो शब्द है यही, चाहे वो नैतिक विकास हो कहीं भी हो, और नैतिक विकास होना, राज्य का विकास होना, यही एक विकास का परिणाम हो जाता है, यही एक विकास का आधार हो जाता है, ठीक है। फिर है व्यक्ति और राज्य जो है एक दूसरे पर अन्योनाश्रित हैं, पूरी तरीके से निर्भर है। कैसे? जैसे मैंने बोला कि राज्य का जो मनुष्य का नैतिक विकास है, और नैतिक विकास करने के लिए राज्य उत्तरदायी है, और राज्य उत्तरदायी है तो इसका मतलब राज्य नैतिक संस्था है, क्योंकि नैतिक विकास जो मनुष्य का है वो उसमें राज्य में ही संभव है। उसी प्रकार से व्यक्ति और राज्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसा हमने बोला, प्लेटो ने कहा था, एक प्रकार से ये तीनों चीजें नैसर्गिक संस्था का हमने उदाहरण दिया कि कैसे मनुष्य जो है वो राज्य का एक विस्तृत रूप है, राज्य जो है वो मनुष्य का ही एक विस्तृत रूप है, ऐसे कहा गया, क्योंकि राज्य प्राकृतिक संस्था, मनुष्य भी एक प्राकृतिक प्राणी है। उसी आधार पर व्यक्ति और राज्य निर्भर हैं। कुल मिलाकर बिना राज्य के हम यहाँ पर व्यक्ति की कल्पना नहीं कर सकते या नागरिक की कल्पना नहीं कर सकते, और बिना नागरिक के हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर इन्होंने कहा कि सामाजिक इच्छा का प्रतिनिधि कैसे प्रतिनिधि होता है। मान लीजिए कि हमारी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, हमारी आवश्यकताएं अगर परिवार के संदर्भ में है तो हम उनको पूरा कर लेंगे परिवार के माध्यम से। हमारी आवश्यकताएं अगर समाज के संदर्भ में है तो हम उनको पूरा कर लेंगे समाज के अंतर्गत रहते हुए। हमारी कुछ आवश्यकताएं अगर राज्य के संदर्भ में है और अगर हम उन्हें पूरा नहीं करते हैं, लेकिन हमारे लिए परम आवश्यक है उसको पूरा करना, तो वो हमें परिपूर्ण नहीं बनाएगा अगर हम उसे पूरा नहीं करेंगे। तो राज्य की छत्र छाया में ही रहकर हमारा विकास हो सकता है। और अगर केवल हम ये सोचें कि समाज में रहकर हम एक अच्छे नागरिक बन जाएंगे, तो नागरिक की कल्पना आप बिना राज्य के तो कर नहीं सकते हो। आप समाज में रह करके कभी नागरिक की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि नागरिक पूरी तरीके से संबंध है यहाँ पर राज्य से। नागरिक
का एक विकास तभी हो सकता है, एक व्यक्ति का विकास तभी हो सकता है जब वो राज्य के संदर्भ में भी कुछ अपने उत्तरदायित्व समझता है या राज्य में रहता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर प्रकृति है, जो सिद्धांत है कि सामाजिक इच्छा का प्रतिनिधि, तो मनुष्य की सामाजिक इच्छा भी होती है। उस सामाजिक इच्छा को कौन परिपूर्ण करता है? वो राज्य ही तो परिपूर्ण करता है। बिना राज्य के आप अपनी सामाजिक इच्छा को कैसे प्रकट करोगे? जब राज्य नैतिक विकास कर सकता है तो राज्य सामाजिक इच्छा का प्रतिनिधित्व भी कर सकता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो ये जो था हिल ग्रीन का मध्यम वर्गीय विचारधारा की, जो यहाँ पर मध्यम वर्गीय जो आदर्शात्मक विज्ञान था, आदर्शात्मक विचारधारा थी, उनके समर्थक थे। इसके बाद उग्रवादी समर्थक थे। पहले तो इनका प्रतिपादन यहाँ पे कॉन्ट ने कर दिया था, लेकिन कॉन्ट के बाद हीगल ने इसको प्रबल रूप प्रदान कर दिया। हीगल ने भी कुछ यहाँ पे सिद्धांत इसके संदर्भ में प्रतिपादित किए, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि राज्य की प्रकृति की यही सिद्धांत हैं और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर राज्य की प्रकृति निर्धारित होती है। नंबर 1 है कि प्राकृतिक संबंध है, स्वाभाविक है। वही चीज है कि राज्य का जो संबंध है व्यक्ति के साथ, वो प्राकृतिक है। और प्राकृतिक कैसे है, वो मैंने नैसर्गिक संस्था में आपको समझाया कि मनुष्य, मैंने ये बात कई बार भी बताई है और इस वीडियो में अभी हमने समझाया भी कि मनुष्य का जो संबंध है राज्य के साथ वो प्राकृतिक है, क्योंकि मनुष्य एक प्राकृतिक प्राणी है और प्राकृतिक प्राणी होने के नाते राज्य उसका जो एक रिफ्लेक्शन है। जब आप पढ़ोगे आगे तो आपको पता चलेगा, 3rd सेमेस्टर में रिफ्लेक्शन हमें राज्य में दिखाई पड़ता है, तो राज्य भी प्राकृतिक संस्था है। ठीक है, तो एक प्राकृतिक संबंध के आधार पर कि हमारा जो संबंध है वो राज्य से प्राकृतिक है, इस पर समझना है। फिर है कि स्वतंत्रता का एकमात्र साधन है। अगर आप स्वतंत्रता चाहते हो समाज में, तो समाज में स्वतंत्रता आपको राज्य ही दिला सकता है। बिना राज्य के आप स्वतंत्र नहीं हो। ठीक है, तो एक ऐसा साधन है राज्य जो हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है और बिना राज्य के आप स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकते हो। इसके बाद आता है कि नैतिकता का स्रोत है। वही बात कि ये भी नैतिकता के स्रोत पर आते हैं कि राज्य जो है वो नैतिकता का स्रोत है। हमारा अगर नैतिक विकास होता है तो उसका जिम्मेदार या उसके लिए उत्तरदायी राज्य है। उत्तरदायी सकारात्मक पक्ष में, ठीक है, नकारात्मक पक्ष में नहीं। तो नैतिकता का स्रोत है, क्योंकि अगर हमारा नैतिक विकास होता है तो राज्य के माध्यम से ही होता है। ठीक है, अब राज्य के माध्यम से नैतिकता का विकास कैसे होगा? राज्य का, अब देखो इंटरलिंक चीज़ों को करके, अगर आप चीज़ों को इंटरलिंक करते हो चीज़ें समझ में आए। नैतिकता का विकास कैसे होगा? आप कहेंगे राज्य कैसे नैतिकता का विकास करेगा? वो नैतिकता का विकास इस आधार पर करता है कि वो यहाँ पे विधिशास्त्री कानून, क्योंकि राज्य कानूनों का निर्माण करता है और कानून के माध्यम से ही आप नियंत्रित होते हो। भले ही राज्य उन कानूनों का एक प्रकार से निर्माण करता हो, चाहे खुद ही नियंत्रित होता हो, लेकिन वो मनुष्यों पर तो नियंत्रण करता ही है ना। और जब नियंत्रण करेगा तो आप अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। और अगर आप नैतिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते, किसी, मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, आप उसका अपमान करेंगे या उसके मौलिक अधिकार की वो चीज़ खिलाफ होगी, तो वो जाकर कंप्लेन करेगा और कंप्लेन करेगा तो आपको आगे से, आइंदा से डर लगेगा कि ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ये हमें दंड मिलेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए नैतिकता का स्रोत है, नैतिकता का ही स्रोत है, क्योंकि हमारे ऊपर नियंत्रण रखता है। ठीक है, अगला है कि शासन के विरुद्ध अधिकार नहीं है इसका। व्यक्ति जो है वो राज्य के विरुद्ध, जो है राज्य का जो शासन है उसके विरुद्ध शासन के विरुद्ध अधिकार नहीं है। हाँ, हमारा जो अधिकार है उसके शासन के विरुद्ध नहीं जा सकता है। ठीक है, मान लो कि कोई भी नियम भारत में बनाया गया, अब आप कहो कि हम भारतीय संविधान को नहीं मानते, तो गलत है ना। कानूनों का पालन आपको करना पड़ेगा। इस शॉर्ट में मैंने लिख दिया था तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था। जो कानून है उसका पालन आपको करना, कुल मिला के मोटे तौर पे यही समझ लो कि कानून का पालन आपको करना है। आप कानून के खिलाफ नहीं कर सकते काम। ठीक है, इसके बाद है कि युद्ध वांछनीय का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि कोई युद्ध करके ही राज्य अपना जो विकास है वो कर सके। राज्य अपने कुछ ऐसे कर्तव्यों को करता है, ऐसे कृत्यों को करता है, कर्तव्य कह लीजिए, या अपने अधिकारों का सदुपयोग करता है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसके माध्यम से राज्य का विकास होता है। जरूरी नहीं है कि हम किसी के क्षेत्र को जबरन जीत करके उस पर शक्ति के माध्यम से युद्ध करते हुए किसी भी क्षेत्र को जीत लें और अपना विकास कर लें, अपनी शान बढ़ा लें। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं होता है? युद्ध वांछनीय का मतलब हमारे पास ऑप्शंस हैं, चाहे तो करें चाहे तो ना करें, लेकिन युद्ध वांछनीय है। आवश्यकता पड़ने पर भी युद्ध,
वांछनीय है। वांछनीय इस वजह से है, अब आप कहोगे युद्ध तो लड़ाई होती है, तो लड़ाई के लिए मान्यता क्यों प्रदान की गई? वांछनीय का मतलब होता है आप चाहो तो इसको स्वीकार कर लो, चाहो तो अस्वीकार कर दो। तो युद्ध चाहे तो हम कर लें, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पे युद्ध तो करना ही पड़ेगा ना, इसलिए वांछनीय हुआ, अनिवार्य नहीं है। वांछनीय है मतलब हमारे ऊपर डिपेंड है, हम चाहे करें चाहे ना करें। तो युद्ध वांछनीय इसी वजह से लिखा गया है कि हम करें चाहे ना करें, लेकिन करना तब पड़ेगा ना जब आवश्यकता पड़ेगी। हमें आवश्यकता पड़ेगी तब हमें युद्ध भी करना पड़ेगा। इसी वजह से अनिवार्य नहीं लिखा गया, क्योंकि हम बिना युद्ध किए भी अपना विकास कर सकते हैं, ठीक है। और वांछनीय, अगर आवश्यकता पड़ी तो आवश्यकता पड़ने पर हम अपना युद्ध करके भी विकास कर सकते हैं। हमारे स्वाभिमान की बात हो, पीओके का मुद्दा है आपका, ठीक है, वो पीओके का जो मुद्दा है वो चल रहा है कैसा भी हो, तो हमारे स्वाभिमान की बात है। उनको लग रहा है कि उनके स्वाभिमान की बात है, लेकिन वास्तव में तो हमारे स्वाभिमान की बात है, ठीक है। आवश्यकता पड़ी तो विद्रोह होगा, युद्ध होगा, और युद्ध कई बार हुआ है इसको लेकर के, तो वो हमारे लिए वांछनीय कि अगर आवश्यकता पड़ी, आप हमें प्रेशराइज मत करो, अगर आवश्यकता पड़ी तो हम युद्ध करने को भी तैयार हैं। अगर आवश्यकता नहीं है तो हम युद्ध नहीं करेंगे, हम ऐसे कार्यों को करेंगे जिससे हमारी जो प्रतिष्ठा है, जो हमारा सम्मान है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका विकास हो सके, ठीक है, और लोगों की नज़रों में हम सही रहें, क्योंकि हमें किसी से युद्ध नहीं करना। लेकिन अगर ज़्यादा हाथ पैर पटकोगे तो उसी हिसाब से जवाब देंगे। कहने का मतलब मोटे तौर पे यही है, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम जो आपका था, और हाँ एक सिद्धांत और बच गया इसके चक्कर में, ये है वर्ग का सिद्धांत। ये दिया था कार्ल मार्क्स ने, इसके प्रतिपादक है कार्ल मार्क्स। दरअसल क्या था कि जितने भी सिद्धांत दिए गए, सामाजिक समझौता, आदर्शात्मक, साव्य, विधिशास्त्री, इन्होंने कहा कि वर्ग के सिद्धांत के आधार पे यहाँ पर जो आपका राज्य की प्रकृति है वो निर्धारित हुई है। इन्होंने कहा कि वर्ग के आधार पे, क्लासेस जो नहीं होती, क्लास आपकी होती है कि आप किस वर्ग से हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब वर्ग का मतलब क्या है? कहते हैं कि पहले जो समाज होता था वो समाज की तरह होता था, लेकिन समाज राज्य के रूप में तब आया जब दास प्रथा आई, यानी कि जब एक स्वामी होने लगा और एक दास होने लगा, तब से ऐसा महसूस किया जाने लगा, क्योंकि जो स्वामी थे उनकी संख्या कम थी, दासों की संख्या ज़्यादा थी। अब स्वामी की संख्या क्यों कम थी? क्योंकि कहते हैं ना कि बुद्धि को नियंत्रित पूरा शरीर करता है। और देखो आपको मिल जाएंगे कि अनपढ़ लोग बहुत मिलेंगे, पढ़े लिखे बहुत कम मिलेंगे, वही एक तरीका था। मैं किसी पर कोई टारगेट नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। पढ़ने वाले बहुत कम बच्चे मिलते हैं, इधर उधर करने वाले आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। वही तरीका था, यहाँ पर भी नियम लागू हुआ कि जो शासक, जो यहाँ पर स्वामी था, उसकी संख्या कम थी, दासों की ज़्यादा थी। इसको लेकर के फिर वर्ग की, मतलब एक स्वामी वर्ग हुआ, एक दास वर्ग हुआ, इसमें बंटवारा हो गया और इसी के आधार पर राज्य हुआ। लेकिन जब स्वामी और दास का बंटवारा हो रहा था, उससे पहले वो समाज कहलाता था, और फिर समाज की जो स्थिति थी वो अगर देखा जाए तो वर्गों में विभाजित होकर के फिर उसका राज्य का निर्माण हो गया। तो ये जो था वो कार्ल मार्क्स ने दिया था वर्ग सिद्धांत, इसको कहते हैं क्लास थ्योरी। तो आई होप कि आज की क्लास में आपको जितना भी मैंने बताया है वो सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ये था राज्य की प्रकृति के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ द नेचर ऑफ स्टेट। इसके पहले उत्पत्ति का सिद्धांत था, बस प्रकृति चेंज हो गई, ये शब्द जो जुड़ा है प्रकृति, बाकी कल का था उत्पत्ति, ठीक है। तो इन सिद्धांतों को भी समझ लेना है। इसके बाद राज्य के क्या उद्देश्य होते हैं, इसके क्या कार्य होते हैं, इन पर चर्चा करेंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिनको नीड है इस वीडियो की, जो लेक्चर नहीं देख पाते, क्योंकि मेरी क्लास का उद्देश्य यही होता है कि चीज़ों को समझाना, कैसे चीज़ें हैं, कैसे वो आपसे डिमांड क्या करती है वो चीज़, और आप उनको कैसे समझ सकते हो, इसके बारे में मेरा मतलब सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। बाकी आपको नोट्स, PDF और फैक्ट्स वगैरह मिल ही जाते हैं, ठीक है। चीज़ें समझ में आई हो, बहुत अच्छे से आई होंगी, बहुत ही प्रैक्टिकली मैंने चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। एक छोटा सा बोर्ड है, इसी पे आकर के सारी चीज़ें कर देते हैं, भले ही थोड़ा घिचपिच हो जाता हो, लेकिन आई होप चीज़ें समझ में आई हैं अच्छे से। तो आई हैं तो कमेंट करके जो बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें राज्य के कार्य और उसके उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।